नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की टीम इस वक्त बहराइच जनपद पहुंची है। बहराइच के ईमानदार जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि ज़िले में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं और किस तरीके से जनता के लिए ये काम कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पे। जी धन्यवाद। अभी सर 2 दिन पहले पर्यावरण प्रणाली को लेकर के विपुल इंडस्ट्री ने आप लोगों को जो जगाया था, जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर के वो काम कर रहे हैं, उन सूखे पत्तों से भी इनकम जनरेट की जा सकती है और पर्यावरण में काफ़ी सहयोग मिल सकता है। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका धन्यवाद, लेकिन विपुल इंडस्ट्रीज ने नहीं हमको जगाया है। अच्छा। बल्कि हम लोगों ने उनको जगाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय ACS एग्रीकल्चर, उन लोगों के लगातार निर्देश प्राप्त हुए हैं। लगातार हम लोगों की समीक्षा होती रहती है और शासनादेश निर्गत किए गए हैं कि फसल अपशिष्ट को जलाया नहीं जाए, बल्कि उसका कंपोस्टिंग किया जाए। मेरा अभी भी पहला उद्देश्य सभी कृषक भाइयों से यही अनुरोध है कि फसल अपशिष्ट को जलाए नहीं और सूखे पत्तों को बेचे भी नहीं। सबसे पहले वो उसको कंपोस्टिंग करें। यदि कहीं फिर भी नहीं हो पा रही है तो निराश्रित गौवंश में उसको फसल अपशिष्ट को दें। और उसके बावजूद ऐसी कुछ पत्तियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निराश्रित पशु नहीं खा पाते हैं या कोई भी पशु पक्षी नहीं खा पाते हैं, उसको आप कंपोस्टिंग भी उनकी काफ़ी देर में होती है। ऐसे पत्ते इत्यादि के अपशिष्ट को विपुल इंडस्ट्रीज जो एक अग्रणीय काम कर रहा है फसल अपशिष्ट के प्रबंधन के क्षेत्र में, और वो भी उसके लिए भी हम लोग शासकीय विभाग उनकी मदद करते हैं समय समय पर, तो उनके माध्यम से वो एनर्जी पैलेट्स बनाकर उसका आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे दो चीज़ होगी कि फसल अपशिष्ट को यदि हम जलाते हैं तो पर्यावरण की बहुत बड़ी क्षति होती है। साथ ही उसको जलाने से जो जहरीली गैसें निकलती हैं उससे पर्यावरण प्रदूषित होने के साथ साथ मानव जीवन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और दूसरा भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। तीनों चीज़ों से निपटने का एकमात्र एक समाधान है कि जो हमारे फसल अपशिष्ट हैं उसको डिकम्पोज करिए, उसका खाद बनाइए। और इस समय काफ़ी तकनीक है, डिकम्पोजर भी हम लोगों ने पिछले सीजन में ही कम से कम 30-35 हज़ार शीशियाँ डिकम्पोजर की बांटी थी। और इसके अतिरिक्त अब इस प्रकार के कृषि यंत्र आ गए हैं जो फसल अपशिष्ट को भूमि पर ही उसको कंपोस्ट बनाने में सहयोगी होते हैं। मल्चर है, SMS है और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, तो उनका उपयोग करें। और कुछ ऐसे अपशिष्ट जो जला नहीं सकते, जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, कंपोस्ट होने में भी देर लगती है, तो ऐसे पत्ते इत्यादि को या जो सरसों का है उसको डिकम्पोस्ट होने में टाइम लगता है, ऐसे पत्ते इत्यादि के अपशिष्ट को आप आर्थिक लाभ के लिए, साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए, मानव जीवन की रक्षा के लिए आप बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी दिशा में हम लोग प्रयास करें, उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके से इस दिशा में सहयोग कर रहे हैं और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना है, आत्मनिर्भर किसी एक छोटी चीज़ से ही बन सकता है। आत्मनिर्भर होने के लिए हमारे पास हुनर होना जरूरी है और हमारी सोच विकसित होनी चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक खेती के बारे में कहते हैं, कचरे को अलग करने के लिए कहते हैं कि सूखा कचरा अलग करिए, गीला कचरा अलग करिए। उससे क्या होगा, सूखे कचरे को आप बेच के आर्थिक लाभ कर सकते हैं और गीले कचरे से कंपोस्ट बना सकते हैं। स्वच्छता बहुत जरूरी। पानी के संग्रहण के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ये अच्छा संबोधन किया कि पानी समितियों का गठन हो और पानी के बारे में किस प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं। इन सारे विषयों पर उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और सभी विभागीय अधिकारियों के समन्वय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस पर कुछ अच्छा किया जाए। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं लगातार किसानों की आय दोगुनी होगी, क्या इन्हीं सब चीज़ों से लेकर के किसानों की आय दोगुनी होगी? जब किसानों की आय दोगुनी तब होगी जब उनका ऑर्गेनिक जो खाद है उस पर भरोसा कम होगा और ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उस पे से वो उनका भरोसा कम हो। और हमारे ऑर्गेनिक खाद गोबर के खाद को कंपोस्ट करके
और प्राकृतिक कृषि की ओर हम बढ़ेंगे। जब हमारे खर्चे में कमी आएगी और हमारी उपज बढ़ेगी तो हमारी आमदनी बढ़ेगी। तो ये सारे छोटे छोटे प्रयास हैं जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के मध्य उनके प्रसार प्रचार के लिए एक हम लोगों को निर्देश दिए हैं और बहुत ही स्वावलंबी बनाने के लिए भी उपयोगी है। साथ ही साथ ये केमिकल फर्टिलाइज़र के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, भूमि से वो पानी में जाता है, पानी भी संक्रमित होता है और पानी पीने से फिर मानव जीवन में भी उसके कहीं ना कहीं प्रभाव आता है। तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकेगा। और जब आदमी स्वस्थ होगा तो उसका किसी प्रकार से खर्चा नहीं होगा तो आय तो बढ़ेगी। आय बढ़ेगी। अच्छा, आखिरी सवाल हो गई है, योगी जी ने जो 100 दिन का एजेंडा तैयार किया है उसमें ऑफिसर लोगों की क्या जिम्मेदारी है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं? सभी अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 100 दिन का एक एजेंडा दिया गया है जिसमें उन विभागों की गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए 100 दिन की हमने कार्य योजना बनानी है। उस कार्य योजना पर हमें कार्य करना है, उसमें हम लोग उस कार्य योजना को तैयार करें और उस पर कार्य करके 100 दिन में प्रत्येक विभाग एक अच्छा कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प है और इसको करें। एक आखिरी सवाल सर, पर्सनल, अभी कुछ मुझे जानकारी मिली आपने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, उसमें क्या है सब थोड़ा सा सर जानना चाहिए। देखिए, कई बुक्स ऐसी लिखी हैं जो निःशुल्क हैं और मैं दिखा सकता हूँ आपके पास, मैंने कल मंगाई थी यहाँ तक। सबसे पहले नेपाल में जब आपदा आई थी मैं गोरखपुर में तैनात था, उसके प्रबंधन में हम लोगों ने किस प्रकार से उससे प्रभावित क्षेत्र के लोग थे उनको कैसे मदद पहुंचाने का काम किया, तो उस पर भी हमने एक अनुभव लिखा था। दूसरा एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था देहरादून, उसमें सभी प्रदेश से लोग अपने अपने प्रेजेंटेशन को लेके गए थे। उत्तर प्रदेश की ओर से मुझे भी सीओ साहब ने मौका दिया था नोडल अफसर बनाकर, तो इसमें भी हम लोगों ने अनुभव से उसको एक अपने अनुभव को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। और इसमें उत्तर प्रदेश को अवार्ड मिले थे, 2 अवार्ड थे, पहला प्रेजेंटेशन में, दूसरा सांस्कृतिक कार्यक्रम में। एक में फर्स्ट थे, दूसरे में सेकंड थे पूरे इंडिया में। तो उस पर उस अनुभव में हमने लिखा था और इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया था कि बूथ जो है, पोलिंग बूथ जो इस समय माननीय भारत निर्वाचन आयोग क्या सभी लोग चाहते हैं कि जन सहभागिता बढ़े मतदान में, तो मैंने उसमें कॉन्सेप्ट दिया था कि बूथ, मतदान बूथ लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है जहाँ पर सबको, जो भी मतदाता हैं सभी आते हैं और वहाँ किसी प्रकार का कोई विशिष्ट प्रबंध विशिष्ट व्यक्ति के लिए नहीं। जैसा कि आपने देखा हो कि लाइन में गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो या नौकर हो या मालिक, जो बूथ पर पहले जाएगा उसको वोट डालने का अधिकार पहले नहीं। तो लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर को हम जितना सुसज्जित कर सकेंगे, जितना वहाँ लोगों की आमद बढ़ाएंगे, जितने मतदाता वहाँ जाएंगे वो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और उससे एक अच्छी सरकार का गठन होगा और एक लोकतंत्र मजबूत होगा। इस दिशा में प्रयास सबको मिलकर करना चाहिए, तभी अच्छा लोकतंत्र, मजबूत सशक्त लोकतंत्र होगा इसमें सबकी सहभागिता है। तीसरी किताब जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि वोट अब खुले में सोच मुक्त के लिए, उस पर जो प्रयास हुआ था उसमें मैंने अलीगढ़ में कैसे हम लोगों ने काम किया था, उसको भी मैंने एक अनुभव के रूप में अपनी पुस्तक के रूप में, यादें विकास पथ पर संघर्ष यात्रा, निःशुल्क की, तीनों पुस्तकें निःशुल्क हैं, जितनी मेरी क्षमता थी मैंने वितरित की और जागरूक किया लोगों को। आगे भी लिखता रहूँ इसी प्रकार के अपने संस्करणों को अनुभव। ठीक है सर, तो आपने देखा मेरे साथ बहराइच जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश जी मौजूद थे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जिस तरीके से आपने देखा इनकी जो कार्यशैली है और यहाँ की जनता जो इनकी कार्यशैली से खुश रहती है, उसमें कहीं ना कहीं एक ईमानदार छवि है सरकार की नज़रों में भी, और उसके साथ साथ एक राइटर भी हैं। तो ये बुक्स मेरे सामने है, तो इसमें ये अच्छा आपका खुद का है, आपने कहा है, तो ये बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, ये पूरी बुक्स हैं। क्या मैं इसको ले सकता हूँ या मुझे कहीं मिल सकती है? मैं दिला दूँगा। चलिए देखते हैं। तो आप देखने के लिए बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने के लिए।